हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और फुल मोटिवेशन के साथ नवंबर के इस महीने से आज 17 तारीख है और आज हम फाइनल की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्री बोर्ड चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज मेरे साथ आपने मुझे मैथमेटिक्स में देखा होगा, बट आज से मुझे आप साइंस में भी देखेंगे। और शायद यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो आपको तीनों सब्जेक्ट इक्वल पावर के साथ पढ़ा दे, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि मैंने देखे हैं ना, कुछ मीम्स वगैरह देखे हैं कि जब एक टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो एक बच्चा कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। नहीं बेटा, पढ़ सकता है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर साइंस की केमिस्ट्री वाले पोर्शन का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपका पहला चैप्टर है। और इन 4 चैप्टर केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो 4 चैप्टर मिला करके आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे? 25 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका समझना। सबसे पहले जो क्लास आपको मिल रही है, इस क्लास के आपको नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर इसका रिवीजन करना है, फिर अगला चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर थर्ड करना है, फिर 4 करना है। इसी सीरीज के साथ 23 तक हम इसको निपटा देंगे। उसके बाद बच्चों, रिवीजन करने के बाद मैं इन चारों चैप्टर की एक साथ पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आऊंगा, जहां मैं आपको एमसीक्यूज अलग कराऊंगा। पिछले 2-4 साल के हम एमसीक्यू अलग करेंगे इन चारों चैप्टर्स के, ठीक है। उसके बाद हम इसके 2 नंबर 3 नंबर वाले सवाल करेंगे। फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट नए क्वेश्चन जो आते हैं वो करेंगे। किसी भी सैंपल पेपर, किसी भी बुक या किसी भी पब्लिशर की किताब खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं जो पढ़ाएंगे वही आएगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स है। अब अगर यहाँ पर कोई टीचर कह दे कि हमने जो पढ़ा है वही आया, ये बेवकूफी वाली बात है। कुछ टीचर फिर प्रूफ भी देने लगते हैं। एकेडमिक्स में सर प्रूफ नहीं दिया जाता। एकेडमिक्स का मतलब ही होता है जो किताब में लिखा है, जो किताब में वही आएगा। अगर आप इतने ज्यादा मैच्योर है, इतने ज्यादा पेपर लीक वाले हैं आप, तो जाइए सर यूपीएससी जैसे एग्जाम में बताइए, जाके लीक करिए पेपर वहां पे, है ना। एकेडमिक्स में आप बच्चों को दिखा दिया हाँ जो हाँ पढ़ा है वही आया, बेवकूफी वाली बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए, ये हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर और बिहेवियर वाला है, जहां हम 25 मार्क्स की तैयारी इन 4 चैप्टर के साथ करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल समझते हैं पहले कि हमको क्या क्या पढ़ना है, जिसको हम माइंड मैप के सहारे जानेंगे, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में माइंड मैप की जरूरत पड़ेगी आपको, और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, और फिर हम जानेंगे कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में, फिर हम जानेंगे कि इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, और केमिकल फॉर्मूला बनाने की तरकीबें भी जानेंगे बेटा। क्या जानेंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाने की तरकीबें। फिर हम समझेंगे चेंजेस, है ना। हमारे इन्वायरमेंट में कितने प्रकार के चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर हम फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के साथ हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज। इन 2 चेंजेस को कैसे पहचाना जाएगा वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, और फिर हम केमिकल इक्वेशंस से देखेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस बनती है ना। केमिकल इक्वेशंस हम देखेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शंस बनती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुल 6 टाइप की हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पहली पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, दूसरी पढ़ेंगे डीकंपोजिशन, तीसरी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ना 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वहां हम पढ़ेंगे रिडॉक्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर 1 2 3, जिसमें चौथी पांचवी ये रहेगी, मतलब 3 और 4 ये हो गई, पांचवी ये रहेगी आपकी, पांचवी, है ना, पांचवी छठी, फिर यहाँ पर ये 7वीं हो गई। और इन सारी रिएक्शंस के बीच में आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है, कि 2 रिएक्शन जिसको हम अलग करके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन सारी रिएक्शंस के एग्जाम्पल में हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन,
और एक हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, हर रिएक्शन के एग्जांपल में हम इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना, अगर हम बात करें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो वो हम जो मैं आपको वन शॉट सोल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन, वन शॉट नहीं, वन स्टॉप सोल्यूशन की एक सीरीज चलती है मेरे इसी चैनल पे, वहां मैं आपको इसको अलग से करवा दूंगा, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगा जहां हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये एजेंडा है इस चैप्टर का, ये एजेंडा है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को हमने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जितना इस चैप्टर की वो है, जैसे कहते हैं ना औकात है, उतना ही हमें इसको देना है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका टोटल, बहुत अच्छे तरीके से, तरीका पढ़ने का बहुत ध्यान समझना, पहले आपको नोट्स बनाने हैं और फिर रिवीजन करना है, और आगे का आप मुझ पे छोड़ दो अगर आपको ये दोनों काम आपने अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक है, और याद रखिए जो आपकी ये 9th और 10th की जर्नी होती है, फर्दर के लिए फाउंडेशन होती है। आप IIT जे कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं ना, नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वहां आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है आपका। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और जहां हम सबसे पहले सीखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ स्लाइड में जो भी लिखा है क्या आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया माइंड मैप के सारे? चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट के बारे में। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे एलिमेंट्स होते क्या है, कंपाउंड्स होते क्या है, बिल्कुल फाउंडेशन है। चलिए अब एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो ये जो होते हैं ये सेम टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है ना, सेम टाइप्स के एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं, अगर आपके सामने बोलूं कि भैया इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है ना, लेट अस से इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, इस कंटेनर के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक टाइप के सारे एटम है, और सारे एटम किसके हैं बेटा, सारे एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। राइट है बेटा, ये चीज समझ में आ गई, तो ये एलिमेंट होता है। अब केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में टोटल ओवरऑल हमको कितने एटम्स मिलते हैं, सॉरी कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, तो 118 एलिमेंट्स हमको केमिस्ट्री में मिलते हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स में। ठीक है ना, कुछ कुछ एक है ना, जैसे अगर मैं 92 एलिमेंट्स की बात करूं तो ये नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, और 24 से 26 लगभग हम कह सकते हैं कि ये मैनमेड होते हैं, इंसान के द्वारा इसको बनाया गया है। एग्जाम्पल की बात करूं तो रदरफोर्डियम है ना, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आपके मैनमेड है। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लासिफाई भी किया जाता है, एक 118 को हम 3 टाइप में तोड़कर पढ़ सकते हैं। जैसे पहला आपका होता है मेटल, ठीक है, दूसरा आपका होता है नॉन मेटल, और तीसरा आपका होता है मेटलॉइड्स। क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। तो ये आपके इसके टाइप रहते हैं, जहां हम इसको फर्दर क्लासिफाई करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं बेटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या सारे एलिमेंट याद रखने की जरूरत है? जो पुराना सिलेबस है उसके अंदर आपका 5th चैप्टर भी हुआ करता था केमिस्ट्री का, लेकिन वो अब चैप्टर नहीं है ना, कोविड के बाद से उसको CBSE ने हटा दिया है। स्टिल बट आपको कुछ चीजें याद रखनी है, 20-25 तक याद रखो, 9th में जो आपने पढ़ा था वो याद रखो। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। कंपाउंड्स की बात करूं तो जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बने होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके सामने पानी है, तो पानी में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब 2 अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पर क्या बने हुए हैं, 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम है ना, मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम है ना, सॉरी यहाँ पर एटम की जगह यहाँ पर आ सकता है 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ना। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। चलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये 2 या फिर 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलके बनता है। अगर हम एग्जांपल भी ले लेते हैं आपके सामने, तो मैंने लिया था पानी का। ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी का एग्जांपल लिया था, तो पानी जो है H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपके 2 इसमें हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं NH4Cl ले लूँ, तो NH4Cl जो है इसको हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम अमोनियम
क्लोराइड भी कहते हैं। अब ये आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो ये आपका एक कंपाउंड हो गया। ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। बच्चों इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, कंपाउंड्स की बात करें, तो हमको अपने सिलेबस में दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अगर हम कंपाउंड्स के टाइप की बात करें, तो हमको दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको हम आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये आपके जनरली ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं आयनिक कंपाउंड। जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है, उसके अंदर हम सारे लगभग कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेंगे। बट अगर हम जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो कार्बन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम जनरली देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होंगे। तो जो भी कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कहेंगे, बट जो भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बात आपको ये समझ में आई बच्चों? चलिए, यही हमारे सिलेबस में है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपने कहीं और दूसरे तरीके से पढ़ा हो, बट बिलीव मी ये आपको ज्यादा बेटर तरीका है केमिस्ट्री पढ़ने का। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैलेंसी। अगर आप वैलेंसी की बात करें, मैं एक रैंडमली आपके सामने एक एलिमेंट लेता हूं। देखो, आपके एलिमेंट के 20 तक तो लगभग आपको याद होने चाहिए, क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं अगर वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी की अगर बात करता हूं, तो आपके सामने मैं एक एलिमेंट लेता हूं जिसका नाम है सोडियम। जिसका नाम है क्या? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है 11। कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब अगर 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगाएं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बोहर स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो ये क्या कर ले? 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। या फिर दूसरा एक किस्सा हो सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, अच्छा, ये दे तभी सकता है जब इसके पास ज्यादा हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब प्रोटॉन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं। तो एक काम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। जब ये दे देंगे तो यहां पर लगेगा पॉजिटिव साइन। देखो, जब कोई किसी को देता है तो कैसे, अब मतलब उसको ज्यादा होगा, मतलब वो पॉजिटिविटी से भरा होगा तभी तो किसी को दे पा रहा है। नेगेटिविटी से भरा होगा तब तो नहीं दे पाएगा। तो जब वो पॉजिटिविटी से भरा होगा तो किसी को देगा। जब भी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस का साइन लगेगा, और जब कोई किसी लेगा तो वहां पे नेगेटिव का साइन लगेगा। तो इसका मतलब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर Na+1 लग जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na1+। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो Na+1 क्यों हुआ? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये वैलेंसी, इसे वैलेंसी कहते हैं। इसकी वैलेंसी क्या है? +1। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आ जाएंगे बेटा? 7 आ जाएंगे। अब ऑक्टेट स्टेट के अकॉर्डिंग 8 पूरे होने चाहिए। तो 8 पूरे होने का मतलब क्या हुआ? 1, यानी कि ले ले किसी से या फिर 7 किसी को दे दे। अब 7 देना अगेन बहुत चैलेंज वाली बात है, तो ये क्या करेगा? 1 किसी से ले लेगा। तो अगर ये किसी से ले रहा है तो इसका मतलब भिखमंगा है, तो इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर क्या लग जाएगा? -1 लगेगा। क्यों? किसी से ले रहा है ये। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे नेगेटिव साइन, कितने लेगा तो उसके हिसाब से नेगेटिव साइन, और जब देगा तो पॉजिटिव साइन, कितने देगा उसके हिसाब से पॉजिटिव साइन। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीजन की बात। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? जब भी हम Na की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, देखो प्लस माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na1Cl1। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखते हम, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा?
NaCl, इस तरीके से हमको फॉर्मूले बनाने होते हैं। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। धीमे धीमे आप सीख जाओगे, कोई यहाँ पर जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर हम करते रहेंगे पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री 4 चैप्टर में हमको यही सारी चीजें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। अब बात करते हैं दुनिया में चेंजेस की। देखो बेटा, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। क्या आपने पिछली वाली स्लाइड लिख ली? नहीं लिखी तो प्लीज इसको नोट करिएगा, नहीं नोट करा आपने तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। बेटा दो टाइप के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से? एक आपका होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा आपका होता है बेटा केमिकल चेंज। दूसरा आपका होता है केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एक आपका फिजिकल चेंज हो गया और एक आपका केमिकल चेंज हो गया। डन है क्या? चलिए अब बात करते हैं हम, चलिए अब बात करते हैं हम फिजिकल चेंज की। ऐसे चेंज जो रिवर्स नहीं होते, रिवर्सिबल नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा फिजिकल चेंज की बात करें तो ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं हम, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर को हमने सॉलिडिफाई कर लिया, उसको फ्रीज कर लिया तो सॉलिड हो गया। अब क्या वो सॉलिड जो आइस बन गई है दोबारा वाटर बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। क्यों? अब करके देख लीजिएगा। तो ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल होता है, दोबारा उसी स्टेट में आ जाए, उसी अवस्था में दोबारा आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे चेंज जो क्या होते हैं बेटा, रिवर्सिबल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है, ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, उसी स्टेट में दोबारा आ जाए, फिजिकल चेंज। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करें, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो एवोपोरेशन हो गया है ना, दोबारा हमको उसी अवस्था में पानी मिल जाता है। उसके बाद और एग्जांपल हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, है ना, जो वैक्स होता है मोमबत्ती वाला आपने देखा होगा, वो आपका इसमें आएगा। राइट है बच्चों, उसके बाद और एग्जांपल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सॉलिडिफाई, और ठीक है वो वाटर वाला हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉटल, ये सारे आपके एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज हम ऐसे चेंज को कहते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होता, है ना। जो केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कभी भी क्या नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, एग्जांपल की हम बात करें केमिकल चेंजेस की, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपका केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद मिल्क टू कर्ड, जो दही है ना, जो हम दूध से बनाते हैं, अब दोबारा दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो मिल्क से जो कर्ड बनाने की प्रक्रिया होती है, ये आपका केमिकल चेंज होती है। और अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर वो तो रस्टिंग हट जाती है, वो ऊपर हम रेगमल मल देते हैं। नहीं बेटा, जो रस्ट हुआ आयरन है वो तो हट गया ना, उसकी लेयर हट गई वहां से, तो इसके लिए वो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मिल्क टू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेटा, जो हमको आगे फर्दर पढ़ने हैं। तो ये आपका केमिकल चेंज हो गए। अब इस चैप्टर में हमको सारा फोकस किसमें करना है? केमिकल चेंज में करना है। और केमिकल चेंज जब होता है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंबल के माध्यम से, जिसको हम इक्वेशंस भी कहते हैं। फर्दर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तो वैसे वैसे हम चीजों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए अब केमिकल चेंज आगे डिस्कस करते हैं। ये चीज आपने लिख ली होगी, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए चेंजेस की अगर बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल चेंजेस की। ठीक है, अब बात आती है कि केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि केमिकल चेंज हुआ है ना। तो इसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे?
केमिकल चेंज को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर पाएंगे? तो बहुत सारे रीजन होते हैं केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के। पहली चीज हो सकती है कि वहां से किसी गैस का एवोल्यूशन हुआ हो, एवोल्यूशन ऑफ किसी प्रकार की गैस, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जब भी आप किसी मेटल को एसिड में डालेंगे, तो जब भी आप किसी मेटल को एसिड में डालेंगे तो वहां पे एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एक टाइप की गैस है जिसका एवोल्यूशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, हीट निकल सकती है ना। एवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर हम बात करें, कभी आप चूने को पानी में डालिएगा तो आपको देखिए बबल्स टाइप के निकल रहा है और गर्म टाइप का एक हीट टाइप का वहां पे आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, तो एवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आप देखेंगे कि चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज आया है, चेंज इन कलर, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे, अभी मैं पढ़ाऊंगा जैसे आगे बढ़ता चलूंगा, तो कलर में चेंज भी आ रहा है, ठीक है। एक टाइप का कैसा रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि केमिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टेट अगर आप देखोगे, ठीक है, चेंज इन स्टेट, हर अवस्था में भी चेंज आता है कभी कभी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, एग्जाम्पल की अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं के स्टेट का मतलब क्या, वो जो लिक्विड था वो सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में एग्जाम्पल आ जाएगा? आपका केमिकल चेंजेस के आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के क्या रहेंगे? आपके माध्यम रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को जानकारी हमको मिलती रहेगी। तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में चेंज को क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चों। क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए अब एक आध एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम केमिकल चेंज का, ठीक है बेटा। एक आध एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने आपकी किताब में दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। मैग्नीशियम का रिबन आता है इस तरीके से, ठीक है। अगर हम उसको जलाएं, है ना, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं एयर में, और कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास, ठीक है। तो इसमें हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे जैसे रिबन चलेगा तो यहाँ पर कुछ इकट्ठा होने लगेगा। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, है ना, अगर आप देखूंगा तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ना, यहाँ नहीं बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जो मैग्नीशियम है उसको जलाया जा रहा है किसमें बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये कैसा चेंज है? कैसा चेंज है? तो आप कहेंगे सर ये केमिकल चेंज है। बात समझ में आ गई? जो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा उससे दोबारा आपको रिबन तो नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये ऑक्साइड बना रहा है, इसको हम सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg। ऑक्सीजन को कैसे करेंगे? O2 से। तो ये क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली चीज आपको ये भी याद रखनी है, एग्जाम्पल में Mg+O2 MgO बनाता है ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में जलाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर जिंक, ये जिंक एक मेटल होता है, उसको टुकड़े को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है। अब बहुत ध्यान से देखना, जिंक एक मेटल है तो जिंक को हमने किस में डाला? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा मैं इसको पहले लिख के समझाता हूँ ना। जिंक को डाला गया ना, जिंक को किसमें डाला गया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड में डाला गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है। तो इसका मतलब दो चीजें बनेंगी यहाँ पर। एक तो बनेगा आपका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और दूसरी चीज जो आपको बनती हुई नजर दिखाई देगी यहाँ पर, वो बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब इसको मैं सिंबलिकली भी क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। राइट है बेटा? तो जिंक मतलब Zn और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। जब ये फॉर्मूला बनेगा तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है, SO4
इसकी Zn की +2 और SO4 की -2 प्लस माइनस, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर जाएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से क्या कर दिया, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। डन है बच्चों, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो चलो बैलेंस है। फिलहाल हम समझेंगे बैलेंस होता क्या है। कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि केमिकल इक्वेशन में हम किस तरीके से चीजों को दिखाते हैं। डन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर बात कर देते हैं, हमने आपके सामने पढ़ा। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर बच्चों बात करो, केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करूं, तो केमिकल रिएक्शन आपके सामने हुई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई। अभी आपने देखा बेटा, अभी आपने देखा कि Mg, ठीक है ना, Mg जो था हमने उसको ऑक्सीजन में बर्न करा, तो यहाँ पर क्या बना दिया, MgO बना दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी स्टेट को भी मेंशन करते हैं। क्या करते हैं, उसकी स्टेट को भी मेंशन करते हैं। जिसकी स्टेट सॉलिड होगी उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे S, जिसकी स्टेट लिक्विड होगी, ठीक है, उसको, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे L से। जिसकी गैस होगी स्टेट, उसको हम करेंगे स्मॉल g से। और कभी कभी किसी सोल्यूशन में पानी होगा, पानी के साथ दूसरी चीज मिलाई जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा एक्वस। क्या हो जाएगा, एक्वस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AQ से। बेटा ये बात समझ में आ गई, ये चारों चीजें आपके समझ में आ गई। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, एक्वस क्या है। ज्यादा इंफॉर्मेटिव जरूरी नहीं है कि हर किसी में आप लिखें, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है। याद आ गई समझ में आपको, ठीक है, मतलब समझ में आ गई बात ये आपको। डन है क्या, चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज गाइज लेट मी नो, प्लीज गाइज लेट मी नो, ठीक है। चलिए, तो यहां जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करूं, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड था। मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड था। ऑक्सीजन क्या था, गैस थी, तो ऐसे लिख दिया मैंने। क्या बन गया, तो MgO बन गया। ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको दोबारा रीराइट कर सकता हूं, जहां पर मैंने इंफॉर्मेशन भी क्या कर दी है, इंक्लूड कर दी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको यहां तक चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। डन है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी रिएक्शंस के बारे में समझते हैं, जानते हैं। आइए, तो यह हमने कर लिया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, शायद आप इस चीज को पहले से जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दो, थ्रू आउट द चैप्टर हमको दो याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पूरे चैप्टर में आपको हर एक इक्वेशन में चेक करना है, इसमें सवाल बनते हैं। तो इसको हम सारी रिएक्शन से अलग ही रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सारी रिएक्शन से क्या करते हैं, अलग ही रखते हैं, ठीक है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर एक रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा एंडोथर्मिक कौन सी है, एक्सोथर्मिक कौन सी है, ठीक है। फिलहाल अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये 6 रिएक्शन आपको ब्रॉडली याद रखनी है बच्चों। इन 6 रिएक्शन को आपको ब्रॉडली याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक टाइप से मैं ये कह सकता हूं कि इस चैप्टर की एक प्रकार की जड़ है ये। जड़ का मतलब समझते हैं, रूट जिसे कहते हैं, ठीक है बेटा। डन है बेटा, तो ये बेसिक है बिल्कुल ही इस चैप्टर की, ये सारी की 6 रिएक्शन। इसको हम एक एक करके आइए बच्चों क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं आगे का एजेंडा ऑफ द क्लास। ठीक है बच्चों, डन है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझा दूं, फिर सारी रिएक्शन में क्या करना है इसका मतलब समझना, मतलब इसके एग्जांपल्स इकट्ठे करने हैं।
सभी के सभी रिएक्शंस में हमको क्या करने हैं, इसके एग्जांपल्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल बनेंगे और वैसे मैं आपको पढ़ाते हुए चला जाऊंगा। अब बहुत ध्यान से देखना। अच्छा बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक बेसिक बात रह गई, एक बेसिक बात रह गई, आइए समझाता हूँ। बहुत ध्यान से देखना। जैसे बेटा यहाँ पर यहाँ पर अब लेट से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, दूसरी रिएक्शन एक और लेता हूँ, ऑल्दो इसको भी मैं ले सकता था, है ना। अब एक अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि बेटा हम जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं तो यहां पर हमको ZnSO4 मिला था प्लस हाइड्रोजन गैस मिली थी, प्लस हाइड्रोजन गैस मिली थी। यही था बेटा, यही था बेटा। चलिए अब जब हमने पढ़ा था तो हमने ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये Zn और H2SO4 ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। डन है। और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। बहुत ध्यान समझना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट बोलेंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। डन है? क्लियर? आइए, बस इतनी बेसिक बात थी, ये आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसी पर जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब बहुत ध्यान समझना, एक्सो और एंडो इसको समझना, इसके एग्जाम्पल जब हम लेक्चर खत्म कर रहे होंगे तो सब इकट्ठे लिख दूंगा, तब फिलहाल समझना, ठीक है। अब इसको इन 6 में नहीं रखना है, इन 6 में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। अलग का मतलब इसको हम हर एक्सरसाइज हर रिएक्शन में ढूंढेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को कहेंगे इन विच a reaction in which heat is released along with the product। मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन हीट अगर निकली, कैसे याद रखोगे? एक्सो, एक्सो, एक्स क्या हो गया? एक्स, एक्स जिंदगी से निकल जाती है ना। एक्स कब बनती है? जब जिंदगी से निकल गई। तो जब हीट निकल गई किसी रिएक्शन में, जब किसी रिएक्शन में हीट निकल गई तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। चलिए, तो हीट जब रिलीज होगी, हीट निकल जाएगी तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक किसे कहेंगे? एंडोथर्मिक अ रिएक्शन इन विच heat is used or absorbed। हीट यूज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। बेटा बात समझ में आई? क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब भी आप मीथेन गैस में आग लगाएंगे, जब भी आप मीथेन गैस में आग लगाएंगे, ठीक है, जब भी आप मीथेन गैस में आग लगाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी मिलेगा और थोड़ी थोड़ी आपको हीट मिलेगी। मुझे बताओ, यहाँ हीट निकल रही है, अगर इसमें हीट निकल रही है तो ये क्या होगी? एक्सो होगी या एंडो होगी? बताइए। अच्छा, ये हीट और इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं ना, इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इन विच हीट और एनर्जी इज यूज्ड, है ना। तो ये क्या होगी? हीट निकल रही है, जब हीट निकल रही है तो क्या बोलोगे? इसको एक्सोथर्मिक बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। डन है क्या? चलिए, अच्छा अब मुझे बताओ, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हमने करते क्या उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मदद से क्या बनाता है? C6H12O6। किसकी मदद से? यहां पर यूज होती है क्या? सनलाइट। क्या यूज होती है? सनलाइट। तो मुझे बताओ, यहां पर हीट यूज हो रही है? हाँ, तो जब हीट यूज हो रही तो क्या होगी? एंडोथर्मिक। फिलहाल के लिए एग्जांपल बाद में बिल्कुल लास्ट में लिखवा दूंगा सारे। एमसीक्यू बनता है यहां से, बहुत बता रहा हूं तुम्हें, एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं लास्ट लेक्चर के लास्ट में स्लाइड पे आऊंगा तो वहां मैं आपको इसको डिस्कस करके दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। डन है क्या? डन है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं?
चलिए अब एक एक करके समझते हैं आगे, इसको सब पढ़ेंगे हम, आइए समझते हैं। फिलहाल समझना एक्सो मतलब हीट निकलना, उसमें उसका मतलब हीट यूज होना। चलिए सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो डेफिनेशन याद करनी है, दूसरी चीज इसको समझना है। अ रिएक्शन इन विच two reactants, two or more reactants, right? Two or more reactants combine together to form single product. यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे A प्लस बी मिलकर क्या बना लेंगे, ए बी। याद रखिएगा, जहां पे A प्लस बी मिलकर क्या बना लेंगे, ए बी। प्रोडक्ट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट केवल एक होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। अगर हम जब भी हम सूखे चूने पे पानी डालेंगे, सूखे चूने पे पानी डालेंगे तो ये बन जाएगा भीगा चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इस रिएक्शन में आपकी क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। इस रिएक्शन में आपकी क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। तो पहली चीज अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आपको कैसे दो प्रोडक्ट नहीं बेटा, प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन हीट रिलीज हो रही है साथ में, ठीक है ना। प्रोडक्ट एक ही है, हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बना, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। लेकिन दूसरी रिएक्शन कौन सी है इसमें, तो दूसरी आपकी हो गई एक्सोथर्मिक। दूसरी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। ये चीज आपको याद रखनी थी, मैं आपको यही बोल रहा था बेटा कि ये चीज आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा, डन है क्या। आइए अब ये जो CaO है इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, सूखा हुआ चूना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। आइए इसको देख भी लेते हैं एक बार। ये होता है, ये आपका क्विक लाइम है जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, CaO, है ना। ये किस टाइप, किसमें है, सॉलिड में है। ठीक है, ये जो मैंने आपको PPT बना रखी है, मतलब ये लगा रखी है, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स हैं, है ना। इसको हम ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर हमने मतलब रंग किए हुए हैं पर बच्चों को याद करने में बहुत आसानी हो, है ना। बहुत हम ऐसे इजी बनाते हैं ऑफलाइन में चीजों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये आपका क्विकलाइम है, ठीक है ना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कह रहे हैं। और ये सूखा है, जैसे हम पानी डालेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। घर में अगर पेंट वगैरह होता तो आपको उस समय दिख रहा होगा। तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह रहे हैं और ये बहुत हीट रिलीज करता है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, फोटो, है ना। इसको प्रिपेयर करके जाना है। कैल्शियम है, वाटर डाल दिया बीकर में तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, डन है बच्चों, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, बोल दो फटाफट से बच्चों, बोल दो, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, कोई मसला तो नहीं। चलिए, तो ये आपको CaO प्लस H2O आपको याद रखना है। अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। ठीक है, फिलहाल आप यहां तक अच्छे से नोट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझेंगे और मुझे बताएंगे कि कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है बच्चों, डन है, डन है बच्चों। चलिए, अब और भी दो तीन एग्जांपल हमको याद करने हैं। जैसे दूसरा एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। अगेन बोल रहा हूं, बर्निंग ऑफ कोल की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं गैस की बात नहीं कर रहा, कोल की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप कोयला जलाएंगे, मतलब C+O2 जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, जो कि किसका एग्जाम्पल है, आपका किसका एग्जाम्पल है बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, CO2। किसका एग्जाम्पल है ये, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। उसके बाद अगर हम बात करें और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं H2+O2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। राइट है बच्चों, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से तीनों एग्जाम्पल को एकदम रट लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बोलेंगे नहीं सर। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका बर्निंग ऑफ कोल हो गया, और तीसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। डन है, क्लियर है। चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्विकलाइम की। क्विकलाइम की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला CaO होता है, जिसको हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर की इंडस्ट्री में यूज करते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, क्विकलाइम की अगर बात करें। स्लेट लाइम की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम हाइड्रेटेड लाइम के नाम से भी पहचानते हैं। ये कलरलेस क्रिस्टल होता है, ठीक है, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं व्हाइट वॉशिंग फॉर वॉल, है ना, जैसे घरों में हम व्हाइट वॉशिंग वगैरह करते हैं तो उस समय इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड पिकल्स, ठीक है, तो अचार वचार बनाने में इसका हम यूज करते हैं। अब बहुत ध्यान समझना। अब बात करते हैं कि सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घर में व्हाइट वॉशिंग के यूज कैसे होता है, तो बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जब इसका हम लेप लगाएंगे तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो ये बना लेगा CaCO3, ठीक है, और इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपकी थिन लेयर होती है व्हाइट वॉशिंग की, CaCO3, ठीक है। अच्छा, इसका जो इसको मार्बल भी कहा जाता है, यानी कि लाइमस्टोन भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। लाइमस्टोन कह लो, मार्बल कह लो, चौक कह लो, ये सब इसी के प्रकार हैं, ये सब इसके क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। तो अगर आपसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछा जाता है तो CaCO3 बोलना है, मार्बल का पूछा तब भी CaCO3 बोलना है, चाक का पूछा जाएगा तब भी CaCO3 बोलना है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। डन है बच्चों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़े। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई अच्छे तरीके से, सारे एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ गए। डन है बच्चों, डन है, प्लीज इसको नोट करेंगे। ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया बच्चों आपने। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आइए अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए अगली दूसरी रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखनी है, व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूटता है, ब्रेक्स डाउन into 2 और more products, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में जब ये टूटेगा तो उसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यार मुझे बताओ, कोई चीज टूटेगी क्यों, कुछ तो देना पड़ेगा, या तो हीट देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या उसके अंदर सनलाइट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, हीट यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस असर्शन में कभी सवाल आता है कि ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस और एंडोथर्मिक, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि हर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट यानी कि एनर्जी का यूज होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। समझ में आ गई बात। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। अब ये मैंने देखो मैं बता रहा था आपको, ऑफलाइन में हम ऐसे करके बच्चों को देते हैं, प्रिंट आउट करके, ठीक है, ताकि बच्चों को याद रहे। आइए, जिसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया है फेरस सल्फेट। क्या कलर याद रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि रेड ब्राउन कलर का टूट जाएगा, SO2 और SO3 बनेगा। याद रखना ये चीज कि FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, जो कि सॉलिड में होता है और लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड में बन जाएगा, ठीक है। Fe2O3 यानी कि रेड ब्राउन कलर का होता है, SO2 और SO3 ये दोनों गैस होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कलर्स। दूसरा एग्जांपल PbNO3, जिसको हम लेड नाइट्रेट कहते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा, याद रखना है, कलर याद रखना है इसमें, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा। और यहाँ पर एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन फ्यूम से जलेगी। किससे जलेगी, ब्राउन फ्यूम से, और ऑक्सीजन गैस का एवोल्यूशन होगा। तीसरा एग्जांपल आपके सामने है AgCl। क्या है, AgCl, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर में, और क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन गैस होगी वो किस कलर की होगी, येलो कलर की, और जो सिल्वर है वो ग्रेइश व्हाइट कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको समझ
समझ में आई बात? अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, फेरस सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, जब आप इसको हीट करेंगे तो रेड ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड बनेगी, SO2 और SO3 यहाँ पर दो गैस बनेगी। PbNO3 जो कि लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, याद रखना, बार बार रिपीट करना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम गैस होगी, ठीक है। और उसके बाद बात करूं AgCl सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर जो है ग्रेइश व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन येलो गैस यहाँ से निकलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आइए इस पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये बच्ची यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवा रही है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के साथ। तो आपको मैंने ये दिखा दिया कि देखो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल इस तरह से था, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी किताब में एक्टिविटीज की। अब आपकी किताब में एक्टिविटीज दे रखी है, ऑल्दो मैं सब चीजें करवा ही रहा हूँ, लेकिन एक्टिविटीज को आप, एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है AJ पटेल इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहाँ एक मैम है, अब मैं इनको प्रमोशन नहीं कर रहा, एक्चुअली बताऊं मैं, तो मैंने उनको यूज करा है काफी, उनकी वीडियोस को देखा मैंने, बहुत अच्छी लगती है और वो सारे एक्टिविटीज जो है वो करवाती हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा चैनल है जहां से आप सारी एक्टिविटीज करिएगा। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बुक्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज दी है उस चैप्टर की, वो वहां से आप देख के इनके कंक्लूजन लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये रहा। उसके बाद ये आपके सामने आइए बेटा, यहां तक समझ में आ गया? डीकंपोजिशन समझ में आ गया? मुझे बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट है और जब उसको आप हीट करोगे, ठीक है, या फिर एनर्जी दोगे तो वो दो में टूट जाएगा, इसी तो कह रहे हैं डीकंपोजिशन। कोई दिक्कत? अब डीकंपोजिशन के टाइप होते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं, डीकंपोजिशन के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन, आइए बेटा समझते हैं। अब देखो डीकंपोजिशन की अगर बात करूं तो इसके तीन टाइप्स पाए जाएंगे। पहला, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। दूसरा, थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन, थर्मोलिटिक। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रो हो गया, थर्मोलिटिक हो गया, और तीसरा आपका हो गया फोटोलिटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मोलाइटिक और आपके सामने बच्चों फोटोलिटिक हो गई। ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं? बच्चों बताएंगे आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ये तीन टाइप हैं, क्या तीनों प्रिपेयर करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या तीनों प्रिपेयर करने? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसको बनाएंगे अपनी कॉपी में, फटाफट से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक बना लेंगे इसको फटाफट से, ठीक है बेटा, बना लिया इसको। चलिए अब देखते हैं आगे। अब बहुत ध्यान समझना है ना, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मोलिटिक और फोटोलिटिक। अब बहुत ध्यान सुनना, फोटो का मतलब होता है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो सनलाइट, तो इसका यहाँ पर तात्पर्य है सनलाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य हो जाएगा सनलाइट से, ठीक है। थर्मो मतलब टेम्परेचर। अच्छा, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट, और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे बहुत ध्यान से देखना। when decomposition is carried out by using इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, फिलहाल तो वो अपने क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट वो अपनी, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो जब आपकी एक्वस स्टेट में होगा तब करता है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, ये किसकी प्रेजेंट में हो रही है, मतलब किसके वजह से हो रही है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है,
डन है। तो इलेक्ट्रोलिटिक समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम वाटर की बात करें, पानी की अगर बात करें तो ये टूटेगा H2 प्लस O2 में टूटेगा जब हम यहाँ पर क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। डन है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं अगली, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन decomposition reaction is carried out by heating, जब हम किसी रिएक्टेंट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब उसको हीट करेंगे तब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल कहलाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अगर हम हीट करें, उसको अगर हम हीट करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हीट की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक देखो एग्जांपल ये भी मैंने दिया था आपके सामने, कौन सा वाला बेटा, ये वाला लेड नाइट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो फेरस सल्फेट, दोनों को हीट करने की वजह से ये यहाँ पर इसमें टूट रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का। डन है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, PbNO3 को, है ना, PbNO3 के होल टाइज को कर लीजिएगा और आपका फेरस सल्फेट वाले को कर लीजिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन के। डन है, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा गैस फ्यूम दे रही थी, ब्राउन फ्यूम, याद रखिएगा इतना, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फोटोलिटिक, है ना, फोटोलिटिक की बात करूं तो व्हेन decomposition reaction is carried out by using sunlight, जब हम सनलाइट का यूज करते हैं। अब यहां से दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को जो कि व्हाइट कलर में था, इसको जब आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, जब आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे चाइना डिश के अंदर, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। क्लोरीन जो कि येलो कलर की होगी और ये व्हाइटिश ग्रे कलर का हो जाएगा, याद रखना है आपको। फिर दूसरा आपको दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जब आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये आपका टूट जाएगा Ag और Br में। इन दोनों एग्जाम्पल्स को याद रखना है और इन दोनों एग्जाम्पल्स को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले यूज करा जाता था। इन दोनों को किसमें करा जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसको यूज करा जाता था पहले के टाइम पीरियड में। राइट है बच्चों, आज भी कहीं कहीं यूज करा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा AgCl, ठीक है, आपका Ag और प्लस Cl2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका Ag प्लस Br में यूज हो जाएगा। आइए इसको एक बार महसूस करते हैं। चलिए अब आइए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सनलाइट आ रही है और चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड को रखा हुआ है, तो रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा, AgCl जो है ये आपका Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, ये आपको ऐसे एग्जाम्पल देकर पूछेंगे, इस रिएक्शन का नाम भी पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ये कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। आइए दूसरा वाला ये रहा, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। अच्छा, ये और किसका एग्जाम्पल हुआ, अगर मैं बात करूं तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का हुआ। किसका हुआ, थर्मल का हुआ क्या, बिल्कुल पक्की बात है। डन है कर दिए गड़बड़, अरे गधो, थर्मल मतलब हीट है, इसका मतलब होगा फोटोलिटिक। ठीक है बेटा, डन है, बहुत बढ़िया। आइए इसको समझते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना। अब इसके अंदर वाटर है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाली साइड है जिसको एनोड बोला जाएगा और नेगेटिव वाली जिसको कैथोड बोला जाएगा, तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जो ऑक्सीजन है ना, जैसे वाटर है H2O, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा
H2+O2 में। अब O2 क्योंकि नेगेटिव 2 रहता है तो नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो एनोड पर क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, याद रखिएगा पहली चीज तो ये। दूसरा यहाँ वो पूछेगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 1। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो 2/1 होगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा है तो आंसर होगा 1:2। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैसे निकाला, H2O होता है ना, H2O, तो हाइड्रोजन 2 हो गया आपका, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, रेशियो क्या है, 2:1। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का क्या है, 1:2। ये पूछता है एग्जाम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लो, इसे नोट कर लो बेटा, बहुत जरूरी नोट करना, ठीक है। आइए, और ये किसका एग्जाम्पल था आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक का, ठीक है ना। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ब्राउन फ्यूम जा रहे हैं, ये कौन सी गैस के होंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस के होंगे, ये चीज याद रखनी है। और ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, थर्मोलिटिक का, यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन का हो जाएगा। डन है बच्चों, तीनों मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। बुक के अंदर अलग अलग जगह पे एक्टिविटी दी है, हमने एक ही जगह पे कर ली, आपने कर ली, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। डन है, डन है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से इस साल बोर्ड में तुम देख लेना, सवाल यहाँ से कंफर्म है, कंफर्म आने वाला है स्लाइड से, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। आइए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मुझे याद है 2021 की ही बात है लगभग। मैं ऑफलाइन ऐसे ही पढ़ाता था, तो मेरी एक बच्ची थी दिव्या नाम की, है ना। तो मैं इसको पहले वैसे लिख के पढ़ाता था, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं इसे जानता, मतलब इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। ऑल्दो ये उस बच्ची ने भी देखी थी अलग पांडे सर के चैनल पे, है ना, बहुत महान शख्सियत है, उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनके चैनल पे उस बच्चे ने देख के, वो वहां से मुझे पता लगी, तो फिर मैं आपके ऑफलाइन बैचेस में इस चीज को मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर यहां से स्टार्ट होगी, हाई कोट है आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मैंने भी वहां से सीखा है, आपने मुझसे सीखा, आप आगे चल करके इसी तरह से, जो सच है वो सच होना चाहिए, जो झूठ है वो झूठ होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान समझना, ये टॉप सेट जैसे से नीचे चले जाएंगे, जैसे ये चीज नीचे की तरफ जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ पहुंचेंगे तो ये वो लोग गली के वो लड़के हैं जो आवारा होते हैं, मतलब इनको कोई मतलब इनके अंदर पावर ही नहीं है, किसी को इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन ये ऊपर की तरफ टॉप प्लेयर के बच्चे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, किसी से भी पंगा ले लेंगे, ठीक है। पंगे का मतलब कहीं भी किसी फील्ड में चले आएंगे तो अच्छे तरीके से ये अपना क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं ना। बाकी तो भैया सिल्वर स्पून हर कोई नहीं होता, सिल्वर स्पूनों के अलग अपने अलग मजे हैं भैया, ठीक है। चलिए, डन है बच्चों, चलिए। तो ये रहेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, जो टॉप का है, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे बच्चों, जैसे कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन में अगर आयरन से कराऊं, अब आयरन, अब देखो यहां पर
अगर आप देखोगे तो ये मेटल है और यहाँ मेटल है। अब अगर आप इसको देखोगे तो आयरन ऊपर आ रहा है कि कॉपर ऊपर आ रहा है, तो आप देखोगे तो आयरन ऊपर आ रहा है, कॉपर देखो नीचे। तो इसका मतलब जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो ये क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्ट। ठीक है, अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जिंदगी में कहाँ अप्लाई होती है? जिंदगी ये क्या सिखाता है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या सिखाती है? कि ज्यादा पावरफुल बनो। ज्यादा पावरफुल बनोगे तो दूसरे व्यक्ति को डिस्प्लेस कर पाओगे, और अगर कम पावरफुल हुए तो बेटा किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? कोई तुम्हें डिस्प्लेस करके चले जाएगा ना, वो तुम्हारे पास है, आज है, कल कोई और आएगा उसे लेके चला जाएगा। बात समझ में नहीं आई? आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंदगी की बहुत ज्यादा एक परीक्षा, मतलब लर्निंग सिखा जाती है हमें ना। पावरफुल बनो बेटा, पावरफुल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपके सामने सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूं। देखो ये हमारे ऑफलाइन के नोट्स है, फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखो कॉरिडोर लिखा हुआ है, मेरे ऑफलाइन सेंटर का नाम लर्निंग कॉरिडोर है, जिसका मैंने फाउंडेशन 2020 में किया था। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्शन के एग्जाम्पल है ना। जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया Fe और एक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना है, कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। ये रिएक्ट करेगा तो फेरस सल्फेट बन जाएगा जो कि लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, और कॉपर जो कि ब्राउन मेटल होती है, याद रखिए कॉपर ब्राउन मेटल होती है। ठीक है, दूसरा आपको जिंक याद रखना है, कॉपर सल्फेट अगेन डीप ब्लू कलर, जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाएगा, कॉपर यहाँ पर ब्राउन मेटल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पीबी है ना, जिसको लेड बोलते हैं, ये कॉपर क्लोराइड जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो यहां पर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो ये बना लेगा PbCl2 जिसको लेड क्लोराइड बोलेंगे। अगेन कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। कॉपर देखो कितना कितना, मतलब हद हो गई कॉपर की, मतलब इतना कम भैया रिएक्टिव, है ना। इतने कम रिएक्टिव से क्या अकेले ही रह जाओगे जिंदगी में? जिंदगी मतलब कोई तुमसे पूछेगा नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, चलिए, अगेन ये Pb हो गया, कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर पेल ब्लू, ये याद रखना, पेल ब्लू जो कि आपका लेड सल्फेट होता है, पेल ब्लू मतलब बहुत धीमा ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज बनेगी प्रेसिपिटेट, अभी समझेंगे आगे प्रेसिपिटेट होता क्या है, और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है, प्लीज इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देख लिया आपने, यहाँ पर बात खत्म हो गई है ना। यहाँ पर देख रखा मैंने, देखिए देखो, ये देखो, अब देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर तुम जानते ही हो बेटा, डीप ब्लू कलर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। अब इसमें आयरन की नेल डाली गई, तो आयरन की नेल का मतलब Fe, और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ये देखो, यही खत्म कर दे रहे हैं इसको, देखना ध्यान से। आयरन का मतलब क्या? Fe, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। तो होगा क्या? CuSO4 को Cu को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो ये बनेगा फेरस सल्फेट प्लस Cu अलग हो गया, प्लस Cu अलग हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लाइट ग्रीन कलर का बन जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? लाइट ग्रीन कलर का बन जाएगा ये, और ऊपर से अगर आप देखोगे ध्यान से तो कॉपर यहाँ पर ब्राउन मेटल आपको ये चीज दिखाई देगी। डन है क्या? डन है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर, इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। और एक किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डन है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये कॉपी में इन सबको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 10th स्टूडेंट आफ्टर स्क्रॉलिंग फोन थ्रू आउट नाइट, सारी रात फोन चलाने के बाद स्टूडेंट क्या कहता है? केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह की हमने चीजों को यूज कर रखा है ऑफलाइन के नोट्स में भी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल नोट्स की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि मैंने यहीं आपको चीजें दे रखी है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, डन है बच्चों। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन or group of atom in the reactant are displaced by each other is called double displacement reaction। होगा क्या? जैसे AB प्लस CD है, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या? A जो है वो D के साथ चला जाएगा और B है वो C के साथ चला जाएगा, तो एक दूसरे को, क्या ये रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। याद रखना है, इस पर सवाल भी आते हैं। ये देखो, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट का मतलब क्या हुआ? Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? BaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। और क्या बन जाएगा?
BaSO4, याद रखना है, बेसिक सी बात हो गई है। ठीक है बच्चों, डन है क्या? डन है ये चीज? डन है, डन है, डन है, कोई दिक्कत बेटा? ये चीज आपको याद रखनी, मैंने यहाँ पर दे भी रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, NaBr के साथ रिएक्ट करेगा तो AgBr जो कि येलो पीपीटी होगा, येलो पीपीटी होता है प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन जाएगी, ये भी याद रखना है। तीसरा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा येलो कलर का लेड आयोडाइड, याद रखना है, लेड आयोडाइड बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखना है इनको। अब बात करते हैं, बहुत बार बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेट, समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे ये रिएक्शन है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपको छोटे 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 टुकड़े दिखाई दिए देंगे जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी में इनसॉल्युबल होंगे, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि वाटर में क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, पानी में नहीं मिलते, इसे हम कहते हैं क्या बच्चों? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट बनाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में ये आपको दिखाई देता है। बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें मेमोराइज करनी है। डन है बच्चों? डन है क्या? डन है, डन है बच्चों? ठीक है, अब पढ़ते हैं इस चैप्टर की दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत अच्छे से इसको नोट बनाइए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा है ना। हेडिंग बना लो कॉपी में फटाफट से बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। पहले इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझते हैं बेटा। आइए, ऐसी रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन रिएक्शन इन विच अ रिएक्शन in which addition a reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen। इसका मतलब क्या है? या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से, ठीक है, मतलब या तो ऑक्सीजन आएगा या फिर हाइड्रोजन जाएगा। एग्जांपल समझना, जैसे कॉपर है, इसको अगर आप एयर में ले जाती है तो इसके पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर Cu किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में। तो यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है बेटा? कॉपर हुआ है। कौन हुआ है? कॉपर हुआ है। बहुत ध्यान समझना, Cu कॉपर जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसमें हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में। मुझे बताओ किसने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया है? किसने ऑक्सीडाइज किया है? तो आपको भी सर ऑक्सीजन ने किया है। तो ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ना। जैसे कोई मान लो एजेंट आता है, वो आके पैसे दे गया तुम्हें, तो तुम्हें पैसे देने वाला एजेंट, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन देने वाला कौन था? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चीज समझ में आई बच्चों? डन है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, जैसे H2S है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा HCl+S। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? तो ये जो आपको यहां पर कौन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। कहां से रिमूव हो रहा है? तो H2S से रिमूव हो रहा है। कहां से रिमूव हो रहा है? H2S से रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? HCl में। किसने ऑक्सीडाइज किया है? किसने रिमूव करा है? क्लोरीन ने। तो यहां पर एजेंट क्या हो जाएगा? क्लोरीन। डन है? डन, पक्की बात? ओके। सिमिलरली अब समझते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है? आइदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है या फिर हाइड्रोजन लॉस हुआ है। ये चीज समझ में आ गई? रिडक्शन की बात करूं, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पर जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस होगा। दोनों में से एक चीज आपकी होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं अपने पास, आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आपको दे रखा है, ये चाइना डिश है, इसके अंदर यहाँ पर कॉपर का पाउडर रखा गया है और इसमें यहाँ पर आग जलाई जाएगी, तो ये Cu+O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि आपकी एक टाइप की ब्लैक कोटिंग होगी। ठीक है, इसकी हो जाएगी ब्लैक कोटिंग। फिलहाल इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल समझ सकते हैं Cu। डन है बच्चों, तो ये आपका किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। किसने करा है, ऑक्सीजन ने करा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, डन है, डन है। आइए अब रेडॉक्स की समझना, CuO+H2। अब देखना ध्यान से, यहां पर हुआ क्या है कि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब CuO क्या हो गया है, कॉपर में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने क्या खोया है, ऑक्सीजन खोया है। तो इसका मतलब रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, CuO रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसने इसको रिड्यूस करा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीजन ले रहा है। बेटा बात समझ में आई, डन है क्या, पक्की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन रिड्यूस हुआ है। अच्छा, किसमें रिड्यूस हुआ है, तो कॉपर में रिड्यूस हुआ है। किसने रिड्यूस करा है, हाइड्रोजन ने रिड्यूस करा है। ये चीज समझ में आई, डन है बच्चों, बहुत जानने वाली बात थी। ठीक है ना, ये आपके सामने देखो, यहाँ पर मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ जाके ऐड हो जा रहा है, क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। किसमें रिड्यूस हुआ है, HCl में। किसने रिड्यूस करा है, तो हाइड्रोजन ने करा है। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। बेटा बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, डन है, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन as well as reduction both takes place simultaneously। दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। आइए इसको समझते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया और वो बन गया क्या, और वो बन गया क्या, कॉपर। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, किसमें रिड्यूस हुआ है, कॉपर में। सिमिलरली हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऑब्टेन करा, तो हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, वाटर में ऑक्सीडाइज हुआ है। बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान समझना, कॉपर के ऑक्साइड को किसने रिड्यूस करा, हाइड्रोजन ने रिड्यूस करा। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट समझ में आया, जो उसको रिड्यूस कर रहा है। अब बात समझते हैं कि हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है। बहुत ध्यान समझना, हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हुआ है। इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, इसको दिया CuO ने। तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, CuO। समझ में आया, समझ में आया। बहुत जरूरी है समझना कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया। अब CuO रिड्यूस हुआ है, किसमें रिड्यूस हुआ, कॉपर में। तो इसका ऑक्सीजन किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया। तो हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज समझ में आई, डन है, बहुत बढ़िया। आइए MnO2 रिड्यूस हुआ है, किसमें रिड्यूस हो गया, MnCl2 में। अच्छा, इसको रिड्यूस किसने करा, मतलब इसका ऑक्सीजन किसने ले लिया, तो इसका ऑक्सीजन ले लिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब यहां पर HCl, बहुत ध्यान समझना, HCl बहुत ध्यान से देखना। डन है, डन है, डन है। अच्छा, यहां पर इसका समझना, ये यहां पर ये हो गया, ठीक है। अब HCl यहां पर देखो,
HCl ने हाइड्रोजन गंवाया है तो ये केवल Cl2 में हो गया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तभी हम कहते हैं हाइड्रोजन लेकर आओ या फिर ऑक्सीजन गवाओ। ठीक है, डन है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन और इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? हाइड्रोजन का आना ऑक्सीजन के जाना रिडक्शन और ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन के जाना ऑक्सीडेशन। जिसने करा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, डन है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बच्चों? कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ फटाफट से। कोई प्रॉब्लम बच्चों आ रही है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक बार हम चैप्टर को समराइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन है बच्चों? डन है क्या? कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत यहाँ तक अगर आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फटाफट से यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, डन है क्या? चलिए हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जहां से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, हम आते हैं उसी स्लाइड पे। चलिए, रिमोट कहाँ है बच्चों? चलिए तो चलिए तो बच्चों यहाँ आ गए हम और हमने जहां माइंड मैप बनाया था, अच्छा माइंड मैप वाली तो चली गई होगी शायद साइड, चली गई, कोई नहीं। चलो, क्या हमने डिकम्पोजिशन पढ़ ली? जी पढ़ ली। कॉम्बिनेशन पढ़ ली? जी पढ़ ली। डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली? जी हाँ। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी? जी हाँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा? जी हाँ। रेडॉक्स पढ़ा? जी हाँ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं, जानना बहुत जरूरी है। डन है बच्चों? आइए यहीं पे आते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं। कहाँ गया भैया? है भैया, चले गए क्या? है, आइए ये रहा। अब एक्सोथर्मिक बहुत ध्यान समझना है। अगर आप देखें, जब भी आप खाना खाते हैं और खाना अंदर जाके टूटता है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है तो आपको बताना है रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? आपने फूड खाया, C6H12O6 ये ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्लस एनर्जी की फॉर्म में। राइट है बेटा? CO2 O2 आपका ये रहेगा। डन है बच्चों? ये एक्सोथर्मिक हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, कैसे एक्सोथर्मिक है? CaO प्लस H2O ये बनेगा CaOH का वोल्टाइज प्लस यहाँ पे हीट निकल जाएगी। हीट निकलने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? आपका एक्सोथर्मिक है। तीसरा आपको याद रखना है, जो वेजिटेबल है वो डिकम्पोज होते हैं, तो वेजिटेबल जो है वो डिकम्पोज होके एनर्जी हीट ही निकालते हैं, तो वो भी आपका किसके एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है बेटा, कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस किसका एग्जाम्पल है बेटा? कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस किसका एग्जाम्पल है? जैसे मीथेन गैस हो गई, ठीक है, मीथेन गैस को आग लगाएंगे आप तो हीट निकल के आएगी, जाहिर सी बात है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, अगर आप एक्सो रखेंगे याद तो एंडो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे हमने बोला था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो किस में आएंगी बच्चों? आपकी एंडोथर्मिक में आएंगी। ETC बहुत सारी हैं, बट आप इन्हें याद रखें तो आप एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक और याद रख सकते हैं तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी यहाँ लिख लेना एक्सोथर्मिक में। ठीक है, एक्सोथर्मिक में यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जो कि एक्सोथर्मिक में आएगा। ये एग्जांपल रेस्पिरेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम हो गया, वेजिटेबल का डिकम्पोज होना, कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस हो गया और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एंडोथर्मिक में डिकम्पोजिशन आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, लास्ट वाली स्लाइड लगाएंगे एक बार से, लास्ट वाली स्लाइड पे जहां हमारा चैप्टर खत्म होता है। राइट है बच्चों? डन है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं? आपको
चीजें क्लियर तो मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, अब हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इस 25 मार्क्स में, जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट है बच्चों, डन है क्या? पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर जाकर के हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जहां आपको सारी चीजें मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।